अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ अली रजा आसिफ साहब हैं। ये पोर्चुगल से हमारे साथ हैं और पाकिस्तान में ये फैसलाबाद के रहने वाले हैं। अली रजा भाई एज यूजुअल हमारी वीडियो देखते थे और फॉलो करते रहे और कहते हैं मैं बड़ी देर से मुझे तलाश थी कि मैं कोई कारोबार कर सकूं, पाकिस्तान में भी कनेक्ट हो सकूं। तो मैंने इनको पहला सवाल आते ही पूछा कि भाई आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज है, आपको शेयर और शेयर के दरमियान फर्क पता है, बब्बर शेयर जंगल का? उन्होंने कहा जी मुझे मेरी कोई नॉलेज नहीं। तो मैंने उनको कहा कि ये सेशन मुकम्मल होने दें, आप खुद जो है अपने मुंह से कहेंगे ऑनेस्टली कि अब आपके पास अपना जो फर्स्ट 90 डे है, आपने स्टॉक मार्केट में क्या करना है, कैसे एंटर होना है, पूरी कामयाबी से रिस्क फ्री लॉस फ्री स्ट्रेटेजी आपको पता है। क्यों जी, एम आई राइट? ये आपने आपको सिखाई जी है मैंने। बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल आप ऐसे ही। आपको आपको पहले हो सकता है कुछ डाउट्स होंगे जी, शायद एक सेशन में ना हो पाए, शायद मुझे दोबारा कुछ पूछने के लिए लेना पड़े, तो आपको क्रिस्टल क्लियर जी मैंने ऐसे ही कर था। दिया कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज देखिए, क्लियर होगी A to Z। अक्सर लोग जो है ना, उनका ये ख्याल है कि बहुत ज्यादा टाइम सीखने में दरकार है, समझने में दरकार है। फिर यहाँ दो तीन कंपनियां हैं जो बहुत हैवी डॉलर्स में आप लोगों से डिमांड कर रही हैं, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, और कहती हैं जी हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और उसमें हम साथ ही क्रिप्टो भी सिखा देते हैं और साथ ही गोल्ड सिखा देते हैं आप लोगों को, और कमोडिटी सिखा देते हैं। मैं आप लोगों को कुछ नाम दुनिया के कहूंगा, आप उनको प्लीज फॉलो कर लें। चार्ली मंगर को फॉलो कर लें, वॉरेन बफेट को फॉलो कर लें, जो इक्विटी पीटर लिंच को कर लें। जो इक्विटी का बंदा होता है, इक्विटी होता है कारोबार, पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, वो बिल्कुल खिलाफ हैं क्रिप्टो के, वो खिलाफ हैं करेंसी के, फॉरेक्स के, और वो खिलाफ हैं बहुत ज्यादा कमोडिटीज के। आप ये जो गुरुज दुनिया में माने जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, ये एक फ्रॉड और स्कैम लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हम तीनों चारों चीजें आपको इकट्ठी सिखा देंगे और हम आपको ग्राफ पढ़ना सिखा देंगे और ग्राफ में से आप पैसे निकालने शुरू कर देंगे, और ये लाइन इसको काटेगी तो आप खरीद लेंगे, और ये लाइन इसको काटेगी तो आप बेच देंगे, तो आप अमीर हो जाएंगे और आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। इस दिस इज एब्सोल्युटली फेक, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली लाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है बुनियादी। मैंने कहा अली रजा भाई की भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो अगर आप प्ले लिस्ट पे जाएं, मेरी मेरी यूट्यूब की प्ले लिस्ट पे जाएं, क्रिप्टो पे, फॉरेक्स पे कंपैरिजंस दिए हुए हैं स्टॉक मार्केट से, लेकिन मेहनत तो कोई नहीं ना करना चाहता पाकिस्तान में, बस मुंह में नवाला आ गिरे। तो चले मुंह में भी नवाला हम डाल देते हैं। देखें, इक्विटी क्या है और ये बाकी चीजें क्या है। इक्विटी जखीरा अंदोजी पे बेस्ड नहीं है, सप्लाई डिमांड पे बेस्ड नहीं है। लोग ये समझते हैं सप्लाई डिमांड पे बेस्ड है, सप्लाई डिमांड पे बेस्ड नहीं है। इक्विटी ये है कि आप अपने भाई के साथ चाहे कारोबार कर रहे हैं, चाहे किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं, आप कारोबार की बुक्स देख रहे हैं। बुक्स क्या है? यानी मुनाफा कितना आ रहा है। पान की दुकान है या कोई सीमेंट फैक्ट्री है, हम कारोबार क्यों करते हैं? हम कारोबार इसलिए करते हैं कि हम 100 रुपया उसके अंदर इन्वेस्ट करें और हमें रीजनेबल रिटर्न जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक चल रही है, प्रिवेलिंग जो हमारे बिजनेसेस हैं उनमें, वो हमें रीजनेबल रिटर्न। और हम क्या करते हैं, हम पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, और फिर वो दुकान खरीदते हैं और फिर उसमें कपड़ा डालते हैं, माल डालते हैं, कोई शर्ट बेच रहा है, कोई जूता बेच रहा है, कोई ऐनक बेच रहा है। और बाद हम स्विच भी कर जाते हैं बिजनेस के, नहीं यार इस प्रोडक्ट में नहीं, मार्जिन नहीं है यार, मैंने तो डाला है, मैं ये आइटमें खत्म करके ये रख। बिल्कुल ऐसे ही स्टॉक मार्केट का कारोबार कि आप सिलेक्शन करते हैं, आप उनकी बुक्स देखते हैं कि साला ये शेयर कितने का है, यानी आज ये 10 रुपए का हिस्सा जो है ये कितने में मिल रहा है, कहीं पे 12 का होगा, कोई 8 पे होगा। 8 पे क्यों है? कंपनी लॉस में है, डोंट बाय इट। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है, डिविडेंड भी दे रही है, उसकी कीमत निस्बतन कम है, तो भाई गो फॉर इट, बाय इट। ठीक है ना? अरे एक किराया, एक मकान है ना, आप समझ लें जैसे हम प्रॉपर्टी, जो बंदा रेंट सीकिंग करते हैं, रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं, वो क्या चीज देखते हैं? वो कहते हैं यार इतने का ये मकान है, लेट से 100 रुपए का, हम यूनिट में बात करें, करोड़ कर ले, अरब कर ले, खरब कर ले, तो आसान हो जाता है स्केल परसेंटेज पे समझाना कि आप 100 का कर लेते हैं, आप कहते हैं यार ये 15 से 20 रुपए तो इसके साल का तो किराया आ जाता है, 15%, तो ये मैं रखूंगा तो 8-9 साल में तो ये वैसे ही पैसे पूरे कर जाएगा। मीन वाइल इसकी प्राइस भी डबल हो जानी है 8-9 साल में, डबल ना भी हुई तो 1.5 गुना, 1.25 गुना होगा।
तो 10 साल का भी मैं आगे से हिसाब लगाऊं तो मुझे बेहतरी। ये ऐसे ही शेयर है, इस वक्त 30-30% डिविडेंड दे रहे हैं, 25%, 30%, 35%। यानी अगर एक शेयर आपको 25% डिविडेंड दे रहा है और 4 साल आप होल्ड करते हैं, तो आपके ओरिजिनल पैसे तो वापस आ गए ना। अब वो जितने का भी है वो आपका मुनाफा पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से भी इसको समझिए। अब आ जाता हूं मैं दूसरी तरफ, ये कमोडिटीज क्या है, फॉरेक्स क्या है, गोल्ड क्या है, क्रिप्टो क्या है। ये आपको मार्जिन ट्रेडिंग कराते हैं कई गुना मार्जिन में करके, और सप्लाई डिमांड जखीरा अंदोजी, प्योर गलत काम। कि आपको लेवरेज में आपको खिलाते हैं कि 5 रुपए से 100 रुपए का सौदा कर लो, अगर 5 रुपए ऊपर चले गए तो तुम्हारे पैसे डबल, अगर 5 रुपए नीचे आ गए तो तुम्हारे पैसे वाइप आउट, मार्जिन कॉल आ जाएगी। तो ये तो भाई मेरे नजदीक तो ये गैम्बलिंग है, मेरे नजदीक तो ये बेकार और फजूल काम है। और मैं सिर्फ अपनी सोच आप लोगों तक नहीं कर रहा, मेरी मेरे इट इज माई 34th ईयर इन बिजनेस। और इन सब लोगों को, बल्कि मैं कोई तकरीबन मेरा ख्याल है को 1,000 के करीब इन्वेस्टमेंट में किताब होगी जो मैंने पढ़ी होगी, और entrepreneur शायद ही कोई काबिल जिक्र किताब छपी हो जो मैंने ना पढ़ी, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट था और इन लोगों को मैं फॉलो भी करता हूँ। तो ये एक मैंने आपको आज फिर कंपैरिजन दे दिया है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखें, ये आपको इतना आसान एक आपको मौका है इस वक्त कि आप इस वक्त जो स्टॉक मार्केट के मल्टीपल्स हैं वो श्रीलंका से भी नीचे है। उसकी वजह जहालत है, उसकी वजह सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में लिटरेसी रेट बहुत हाई है। बेशक वो बैंकरप्ट कर गए हैं लेकिन लिटरेसी रेट उनका हाई है। और हम अभी तक वो जो है ना वो चिल्ले काटते फिर रहे हैं, और हम अभी तक जो है फाइनेंस को समझते नहीं है, इंडस्ट्री को समझते नहीं है। पूरी की पूरी कौम प्रॉपर्टी डीलर बनी हुई है। पप्पू प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, वो पूरी कौम बनी हुई है। वो कहते हैं जी प्लॉट ले लो और प्लॉट बेच दो। तो इस तरह 25 करोड़ की आबादी प्लॉटों से तो रोटी खा नहीं सकती। आपको कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप वैसे ही वाइप आउट हो जाएंगे, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो अली रजा साहब, आपको अब मेरा ख्याल है कि ये समझ भी आ गई होगी कि इनमें फर्क क्या है, क्रिप्टो में और इसमें और फॉरेक्स में जी जी। ये स्टॉक एक्सचेंज। और कमोडिटीज में। हाँ जी, वो जी जी। बेसिकली आपको मार्जिन ट्रेडिंग करवाती हैं। अदरवाइज तो उसमें देखें ना, इतनी फ्लक्चुएशन तो रोज नहीं आती कि वो ऊपर नीचे जी हो रहा है। तो वो मार्जिन जी ट्रेडिंग बिल्कुल। आपको करवाते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब है आप थोड़े से पैसे देके बड़ा सा सौदा कर लें, और जी जी। अगर मुनाफा हो जाए तो आपको मुनाफा भी अनरियलिस्टिक है, और अगर घाटा बढ़ जाए। क्रिप्टो में देखें दुनिया बर्बाद हुई है, और आप लोगों ने क्या किया, जी मुल्क को जी भी जी। कमजोर किया। अरबों डॉलर आपने घटिया फॉरेक्स स्कैम कंपनियां, अरे जमील ये लाइन ऊपर जाता है बेच दो, नीचे आता है, व्हाट नॉनसेंस यार। ऐसे ही है। ऐसे एक ही है। बंदा मुझे दिखा रहे हैं जिसने उन ऐप से पैसा कमाया, वो पैसे लेके लोग दौड़ गए हैं। ये एससीसीपी रोज जो है वो आपको कह रहा है कि ये बैन है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए मैं इतने दुश्मनियां पालने तो नहीं बैठा यहाँ से, एजुकेट आपको कर रहा हूं। आप लोग क्यों इस किस्म के कामों में पड़ते हैं कि जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। लालच इतना ज्यादा है, मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि लालची जब तक जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। भाई ये इंडस्ट्री है स्टॉक मार्केट, इक्विटी, चाहे वो अमेरिका में हो। अमेरिका में एप्पल के शेयर हैं, अमेजोन के शेयर हैं, उसके पीछे कंपनियां हैं। वो इस तरह नहीं है कि सट्टेबाजी है सिर्फ चल रही है। और जो कमोडिटी मार्केट है वो सट्टेबाजी है, वो सप्लाई डिमांड है, और उसको कोई आदमी नहीं समझ सकता। आप में से कोई प्यूटिन के साथ नहीं शाम को बैठता, कोई शाम को गोल्फ नहीं खेलता अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। उनके पास फिगर्स हैं। आप नहीं समझ सकते कि कौन सी कमोडिटी शॉर्ट होने वाली। ऑयल आगे उन्होंने क्या सोच रखा है ऑयल के लिए, उन्होंने क्या सोच रखा है गन्ने की क्रॉप्स के लिए, कॉटन की क्रॉप्स के लिए। तो उसमें सट्टे का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। आगे आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप करें, मेरा काम था आपको बात बता। सेकेंडली, अली रजा साहब कुछ बिजनेसेस भी करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा वो भी एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारी फ्री पड़ी हुई है। उसके साथ वो आप सीखें समझें। पाकिस्तान की बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप वहां पे मार्केट कर सकते हैं, और अपना एक अच्छा साइट पे बिजनेस भी साथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स का शोबा है। मैं ई कॉमर्स पे आजकल खुद भी काम कर रहा हूँ, जो उसके लिए जो है ना अभी इनिशियल स्टेज पे, खासतौर पे मेरा बेटा उसे लीड करेगा। अभी 2 साल हैं उसकी यूनिवर्सिटी के। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि आप बियॉन्ड द बॉर्डर्स जा सकते हैं। आप कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो ना आपको दुकान की जरूरत है, और ना आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क से।
تو Amazon पे अंधेधुंध काम करने की बजाय, मैं ये नहीं कहता कि Amazon गलत है, मैंने इसको जब स्टडी किया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, तो Amazon पे कंपटीशन एक तो बहुत ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। और Amazon का जो बिजनेस मॉडल मेरी समझ में आया है, अगर चीज आपकी नहीं बिकती तो वो किराया भी लेते हैं आपसे और एक खास टाइम के बाद उसको डंप कर देते हैं आपको, यानी बैंकरप्ट क्लियर, आपका अकाउंट किसी भी वक्त वो ब्लॉक कर देती है ड्यू टू एनी रीजन, क्वालिटी इश्यूज हो या कोई चीज हो। फिर उनकी पॉलिसी है कि नो क्वेश्चन आस्क, वो रिफंड दे देते हैं। वो रिफंड आपके पल्ले से होता है, अमेजोन के पल्ले से नहीं होता। तो ये बहुत सी पॉलिसीज हैं, क्योंकि उनके पास अब मसला ये है कि उनके पास तो दुनिया पीछे पीछे भाग रही है। तो मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा, पाकिस्तानी जो बायर भी हैं और जो पाकिस्तान में भी हैं, कि वो अपने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर लें, छोटा स्टार्ट लेके उसको अपनी कोई शॉप बना लें, इलेक्ट्रॉनिक बना लें, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बनती हैं, आप खुद सेल कर लें, वो बेहतर है। Amazon में सिर्फ बड़े मैन्युफैक्चरर्स को जाने दें जिनको फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जो ब्रांड्स हैं, वो कहते हैं नहीं बेकार, लो हमारे साथ सॉर्ट आउट करो, लो हमारा माल वापस दे। आप कैसे बैठे हुए हैं, आप माल का क्या करेंगे वहां? वो आपको कहते हैं कि नहीं बिकता, रेंट दो, तो आप कहेंगे मेरा माल दे दो, तो आप कहाँ माल वसूल करेंगे वहां पे? अमेरिका में कहाँ वसूल करेंगे, लंदन में कहाँ वसूल करेंगे? आपका वहां पे मेरा उसी तो नहीं चल रहा है। एप्पल को आज कोई बंदा कहेगा जी आप 1 लाख फोन आपका हमने लिया हुआ है, अब नहीं बिक रहा, आप वापस ले लें, तो कहेगा लो अभी मेरा वापस भेज दो, मैं यहाँ से उठाता हूँ, जर्मनी से उठाता हूँ उसको, मैं जो है जाके रशिया में भेज देता हूँ। मैं हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, मैं चाइना से उठाता हूँ उसको, मैं जाके जापान में भेज देता हूँ। आप और मैं एप्पल तो नहीं है ना। तो लोगों ने करोड़ों के घाटे खाए हैं। वो मेरे पास पर जब आते हैं लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंसी लेने, फिर वो मुझसे सवाल पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर मुझे पता चलता है कि क्या बेवकूफियां उन्होंने की हैं। सो आप लोग ऐसे बिजनेसेस करें जो सेफ हैं। और फिर आप अली रजा साहब से पूछें, मैंने इनको वही स्ट्रेटेजी कही है जो मैं हर एक को कहता हूं कि यार 3.5 लाख मैक्सिमम, आजकल तो मोबाइल आता है, आप चाइनीज मोबाइल वाले हैं या आप एप्पल वाले हैं, 50,000 से 5 लाख के दरमियान आप बासानी स्टॉक मार्केट का कारोबार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रिस्क फ्री। 90 दिन का प्रोग्राम इनको दिया है। क्यों जी दिया जी 90 दिन का प्रोग्राम आपको? जी, 90 दिन का 90 प्रोग्राम। दिन के बाद इनको अपने आप को रीअसेस करना, अपना प्रिंट आउट निकालेंगे कि 90 दिन की मेरी जो एक्टिविटी है वो क्या है, उसको देखेंगे सामने रख के कि हाँ भाई ये काम मेरे पास का है, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मुझे इसमें फर्दर एक्सपेंड करना चाहिए, क्या मुझे मजा आया है। ये सवाल इन्होंने खुद से पूछे। अगर तो मजा नहीं आया, अगर तो लगता है यार सो है बस ठीक है, तो बेचो, अपना चेक अपने अकाउंट में डालो, टाटा बाय बाय कर। अगर ना अच्छा है ना बुरा है तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई, आराम आराम से स्टडी करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता वो 2-4 लाख जब सेविंग ज्यादा हो उसमें भी डाल लो। अगर है कि जी इससे अच्छा कोई काम ही नहीं, तो फिर भी जंप ना करो, आराम आराम से। फिर मैंने अगले 3 महीने का प्रोग्राम मैं बताता हूँ उनको कि फर्स्ट 6 मंथ में क्या करना है। फिर वो दोबारा भी लोग आ जाते हैं मेरे पास, फिर पोर्टफोलियो में भी लोग मशवरे ले लेते हैं। तो संभल के, सोच समझ के, अक्लमंदी के साथ, एक एक कदम फूंक के, ये आपकी उम्र भर की कमाई है। आपको नुकसान होना है, किसी ऐप बनाने वाले को नुकसान नहीं होना। किसी कोई मैं कोई नाम रख दूं ABCPK और मैं लोगों से लाखों रुपए ले लूं कि जी आप क्रिप्टो एक्सपर्ट भी हो जाएंगे और मैं आपको 4 हफ्ते में मैं आपको ये सिखा दूंगा और वो सिखा दूंगा और मेरा ट्रेनर दुनिया में सबसे अच्छा है, तो ये भाईजान एब्सोल्युटली बकवास है, फ्रॉड है, कोई भी बंदा जो आपको कह रहा है। ठीक है ना, मैं ऐसा कोई फार्मूला नहीं किसी को देता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द जो है वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, मुझे दुआएं भेजते हैं, मेरे शुक्रिया के मैसेजेस भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबरों के ऊपर, और दे आर हैप्पी एंड दे आर डूइंग द जॉब। और वो आपके सामने है, एक बिल्कुल जो बंदा स्क्रैच से है, इन्होंने तो बीकॉम किया हुआ। मैंने कहा जी हमारे लिए तो आप ओवर क्वालिफाइड हैं, मैट्रिक होते तो तब भी हमने सिखा देना। तो अब तक इस सफर में PhD फाइनेंस से लेके 8वीं तक का, 14 साल की उम्र से लेके 70 साल का, मेल फीमेल मुख्तलिफ तरह के लोग, बड़े बिजनेस एग्जेक्टिव, माली, ड्राइवर, गल्फ में जो लगे हुए हैं, वो ये काम सीख चुके हैं, कामयाबी से कर रहे हैं। हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर रहा है। कोई उसको कितना कल को बढ़ाता है, कितना नहीं बढ़ाता, कुछ वापस आते हैं, कुछ खुद कर लेते हैं, कुछ कोई साल साल बाद आते हैं, अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करते हैं। सो इज गोइंग ऑन। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है। अच्छा, कल मैं एक वो वीडियोस पॉपअप कर जाती हैं आपके सामने, तो एक वीडियो थी, एक हाउस है, उन्होंने भी आ तो चुकी हुई है, ब्रोकर है। अब वो क्या कह रहा है, वो पेड उनके व्हाट्सएप ग्रुप है कि आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, हम रोज 30 कॉल्स देते हैं।
30 कॉल्स, यानी 300-400 लिस्टेड कंपनियां हैं, उसमें से रोज वो 30 की बाइंग सेलिंग की कॉल देती हैं, और कहते हैं फिर हम स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे कामयाबी से। यार ये तो अंधा भी तीर मारेगा, 30 तीर मारेगा किसी को, तो सामने बंदा बना हुआ उसको 2 लग जाएंगे। तो व्हाट अबाउट जो 98 तुम्हारे जो हैं, जो तुमने जो गलत 98% जो तुमने बताया है, वो किधर जाएंगे? इस स्कैम का भी हिस्सा ना बने। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुपों में से किसी ने आपको नहीं सिखाना, सीखे, खुद सीखे इस काम। मुझसे सीखना, मुझसे सीखे, किसी और से सीखना है, सीखे। व्हाट्सएप ग्रुपों की बाइंग सेलिंग कॉल में ना जाएं, ये सब के सब ब्रोकर हैं, इनको कमीशन मिलती है, ये शोबदेबाज हैं, ये ओवर ट्रेडिंग करते हैं, टेक्निकल्स के नाम पर आपको लूटते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड आप लोगों के साथ होता है। अब वो ग्रे एरियाज हैं, अगर आपने टेक्निकल में फॉलो करना है, आप जरा वो भी जाकर आप टेक्निकल में अमेरिका के जो बड़े एक्सपर्ट हैं, एंटन ग्रील को फॉलो करेंगे, वो क्या कहता है? वो कहता है फ्रॉड है। जो दुनिया में टेक्निकल पढ़ाता है, जिसकी वर्कशॉप्स अराउंड द ग्लोब होती हैं, जो गोल्डमैन सैक्स में काम करता रहा है। तो ये, मैं आप लोगों से कोई गलत बयानी नहीं करता, मैं जो बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये सारी पढ़ी लिखी बातें हैं, कोई किताब मैंने खुद नहीं लिखी। अब ऐसे एक लिख रहा हूँ, ये सारी किताबों में इल्म है, सारी दुनिया में इल्म फैला हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, कलेक्टिव विजडम आप भी कलेक्ट कर सकते हैं और कोई अपने फैसले कर सकते हैं। और हमसे सीखना है, मोस्ट वेलकम, ये नंबर आपके पास है। और बड़ा ही हाईली सब्सिडाइज्ड हम प्रोग्राम चला रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो खड़ी हो, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सहूलत हो, और आप लोगों के लिए आसानी। जी अली रजा भाई, कुछ चीज आप ऐड करना चाहें, हमें कोई खूबसूरत बात पोर्चुगल की बताना चाहें, पोर्चुगल की आपने क्या सीखा, कितने साल हो गए हैं आपको? जी पुर्तगाल में मैं 2018 में आया था, अच्छा, और ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं। तो क्या और बातें आपको अच्छी लगी और क्या बातें आपको बुरी लगी? व्हाट आर द गुड एंड बैड थिंग्स, हमारे साथ शेयर करें। पुर्तगाल के बारे में जी जी, आप वो पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली पुर्तगाल में पाकिस्तान से ਅਸੀਂ आपे गड़बड़ कर रहे हैं, वो तो ਸਾਨੂੰ ज्यादा पता है। जी। पुर्तगाल पुर्तगाल का सबसे अच्छी जो चीज़ है जी, यहाँ का वेदर है। और वो मैं समझता हूँ दुनिया के बेहतरीन वेदर्स में जो अगर पहले नंबर पे आते होंगे तो ये भी उसमें होगा। और लोग अच्छा अच्छे हैं। और इनकम यहाँ पे जो है वो आपके ऊपर है कि आप कितनी अर्न कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे पासपोर्ट भी बहुत इजीली मिल जाता है। जी। और फैमिली के साथ सेटलमेंट बहुत इजी है। बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। तो लिहाजा जो लोग जी पोर्चुगल जाना चाहते हैं जरूर जाएं। मैंने एक और भी लोगों को मैं बात कहता होता हूँ कि हिजरत करने में कोई बुराई नहीं है। ये जो लोग कहते रहते हैं ब्रेन ड्रेन, यार अगर आप नौकरियां नहीं दे सकते लोगों को, कारोबार नहीं दे सकते, तो कम से कम उन्हें बाहर जाके तो ऑनरेबली जीने दें। तो कोई बुराई नहीं है दूसरे मुल्क में जाने में। मैं कोई वो उस पर इतना इमोशनल नहीं होता। जो बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। मुझे तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ भी कोई कमी नहीं आई। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में है। लेकिन जहां जिसको मौका मिले वो जरूर जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनसे एक ही दरखास्त है, मैं बार बार कहता हूं कि अपने मुल्क को ना भूलें। कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करते रहें, कुछ ना कुछ यहाँ अपने पीछे दोस्तों रिश्तेदारों वाकफों के लिए करते रहें, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए भी करें। आप लोगों का इस मुल्क पे भी कर्ज है, उसने आपको पढ़ाया लिखाया खिलाया। मैं अली रजा भाई को कहूंगा ये बड़े बड़े महल बनाए वहाँ प्राग में, और वो क्या कह रहा हूँ अपना, पोर्चुगल में, सॉरी, प्राग कह गया हूँ मैं। तो बड़ी बड़ी चीजें बनाएं, लेकिन पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा बहुत यहाँ में भी चीजों को करें, ताकि ये भी इनका मुल्क है। और इंडिया में आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी को एनआरआई, जिन्हें वो कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उन्होंने उठाया है। और ये जो बेशरम अपने मुल्क के बारे में दिन रात बकवास करते रहते हैं, आपको पता है कि किसी एनआरआई के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है। इंडिया ड्यूल नेशनैलिटी अलाउ नहीं करता, उसके बावजूद वो अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं। ये कभी किसी बेशरम ने ये बात नहीं बताई, किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी बंदे ने, क्योंकि बेशरमों की यहाँ पे मुल्क के अंदर भी और बाहर भी कोई कमी नहीं है। ये जो कहते हैं ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानी को ये नहीं मिलता, ओवरसीज पाकिस्तानी को वो नहीं मिलता, मैं पहली बात कहता हूँ कि भाई जाकर देखो रीजन में इंडिया से अगर कंपेयर करना, वो तो पासपोर्ट ही नहीं देते। और अक्सर सिख हजरात जो ड्यू टू पोलिटिकल रीजन, जिन्होंने मुझे बताया है कि वो उन मुल्कों में रह रहे हैं बाहर वेस्ट में, वो पासपोर्ट सरेंडर नहीं इंडियन करते। वो कहते हैं एक बार हमने इंडियन सरेंडर कर दिया तो शायद हमें वीजा ही नहीं मिले दोबारा इंडिया जाने।
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठप्पा लगवा के वीजा लेके आते हैं इंडिया को विजिट, और उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो मुल्क के लीडरों की शर्तें रख के मुल्क नहीं बनते, मुल्क वो आगे जाता है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। तो आप तो मैं नहीं कहता वोट का राइट भी होना चाहिए, ओवरसीज को रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, लेकिन इन बेशर्मों को जो दिन रात अपने मुल्क को गालियां देती हैं, जो एंटी नेशनल बातें करना है, इन तमाम बेशर्मों को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इंडिया तो भाई पासपोर्ट ही नहीं देता अपने सिटीजन को। अरबपति खरबपति उनके जो सिटीजन हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं है। कैटरीना कैफ के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, उसके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट। अक्षय कुमार के पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, कनाडा का पासपोर्ट है। आप ये वेरीफाई कर लीजिए फैक्ट्स। अक्षय कुमार इज बोर्न इंडियन, चले कैटरीना कैफ की बात हम कर देते हैं, तो बोर्न नहीं है। और एक लंबी लिस्ट है इंडियन एक्टर्स की कि जिनके पास इंडियन पासपोर्ट ही नहीं है। तो ये हम ही बेशरम है इस मुल्क में कि इस मुल्क हमें जगह भी देता है। अगर आपके कुछ पॉलिटिशियन गलत हैं तो यार उन्हें जूते मारो, उन्हें निकालो पॉलिटिक्स से, उन्हें वोट ना दो। देखे ना, उसमें हमारी भी तो गलतियां हैं ना। अब पीसफुल प्रोटेस्ट करो, तो आप खुद गद्दे लोगों के आगे नाचते हो और उनके आगे भंगड़े डालते हो और उनकी गाड़ियों के ऊपर चूमते हो और उन पर फूल फेंकते हो फॉर पेटी गेन्स। तो थोड़े सा मैं ये जितने भी बेशरम हजरात हैं, यहाँ पे सुडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्हें भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी ये भी लोगों को बताएं कि ओवरसीज इंडियन दे आर नोन एज NRIs। हम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। दोनों में बहुत फर्क है। कभी भी कहीं से भी निकाले जाएं तो जेब में पासपोर्ट डाल के, आपके बच्चों के पास भी पासपोर्ट है, आपके बच्चों के पास भी ID कार्ड है, तो और वो हम कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे जब पाकिस्तान हमें इज्जत देगा। वो इससे ज्यादा इज्जत और क्या दे पाकिस्तान भाई आपको। मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा यार, सिस्टम्स में हजारों कमजोरियां हैं। तो यार माँ को बीमारी होगी तो माँ उठा के सड़क पे फेंक दोगे यार, मुल्क तो हमारा है ना। बेशुमार खराबियां हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के सिस्टम आइडियल है, हमारे करेंसी रेट्स हमें बताते हैं, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमें बताते हैं, लेकिन इसको ठीक किसने करना है? क्या हम इंतजार करें कि जापानी आके ठीक करेंगे? इसको ठीक भी तो हमने करना है ना। आप लोग जितने भी कहते हैं ना हमारा तो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं, पर सबसे पहले तो मेरा मशवरा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करें। अगर ताल्लुक नहीं है तो भाई जाओ सही बात, वहां। सही बात। बेटियों के रिश्ते, बेटों के रिश्ते करने के लिए यहाँ से गांव से बंदे पकड़ के ले जाते हो, दुकानों पे खड़ा कर देते हो, वो बाहर इधर उधर फिर रहे हैं, जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। वहां पे लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो, लड़कों के साथ क्या कर रहे हो, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो मेरी डोमेन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं तो ये बेशर्मों को तमाम को कहूंगा कि फिर पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करें। वो एक ने भी नहीं किया। जितने लॉबियस्ट बैठे हुए हैं, जितने गंद फैलाने वाले बैठे हुए हैं मुस्लिम मुमालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, एक बेशरम बेहया ने भी अपना पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया कि यहाँ तो उस पासपोर्ट को तुम सरेंडर कर दो ना कि जी मैं आई एम नो फ्रॉम टुडे आई एम अमेरिकन, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से। अब कर सकते हो, क्यों नहीं करते? करो ना, इतना बुरा है पाकिस्तान तो कर दो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो मुल्क के साथ वो जैसे कहते हैं कि छुरी बगल में छुरी, तो ये बड़ी बुरी बात है। आप लोग अपने पासपोर्ट सरेंडर कर दें, मेरा आप लोगों को मशवरा है, क्योंकि आप मुझे हो सकता है नीचे नेगेटिव बातों का सामना करना पड़े और वो नीचे कमेंट्स में लोग कह देंगे जी ये कर दिया वो कर दिया, और खासतौर पर ओवरसीज को मिर्चें बहुत लगेंगी। लेकिन भाई आप सारा दिन वहां बैठे जियो और एयरवाई देख के पाकिस्तान को गालियां देते रहते हैं और आप अपने आप को तस्कीन पहुंचाते रहते हैं कि यार हम यहाँ आ गए हैं, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं। तो भाई प्लीज सरेंडर पासपोर्ट, आबादी कम करो पाकिस्तान की, मत जाओ ना, उनको सरेंडर कर दो, वापस दे दो, उन्हें कहो जी हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान की नेशनलिटी, और हमारे बच्चों का, हमारी फैमिलीज का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान से। तो ये मुनाफकत बंद करो, और अगर ताल्लुक है तो फिर जिम्मेदारी भी उठाओ। जो बेटा माँ बाप को ओन करता है वो माँ के पाँव भी दबाता है, पहले वो वजीर बन जाए, मशीर बन जाए, जो मर्जी बन जाए, जितनी मर्जी उसकी दुम निकल आए, वो अपनी माँ माँ ही होती है भाई। इसी तरह मुल्क मुल्क ही होता है। तो आपने कोई एहसान नहीं करते। आप अगर पाकिस्तान में कोई बंदा को पैसे भेज रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है या कोई चीज कर रहा है, इस मुल्क से आप लोगों ने रोटी खाई है, इस मुल्क से आप जवान हुए हैं। क्रिटिसाइज पॉलिटिशियन को जरूर करें, गुनाह से नफरत करें, गुनाहगार से नहीं। बीमारी से नफरत करें, बीमार माँ या बीमार बाप से नहीं।
ठीक है ना, बीमारी किसी को भी लग सकती है। तो जो गंदे लोग हैं, जो गंदे पॉलिटिशियन है, मैं तो कहता हूँ गंदे अंडे मारे हैं, वो जब जाते हैं ना वहां, तो आपको पता है उनको अपने घर खानों पे बुलाते हैं, उनके साथ तस्वीरें सेल्फियां लगाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, जो हाँ जितनी ऐसे ही। बकवास करता है ना बैठकर पाकिस्तान के बारे में, वो उतने बड़े चोरों के साथ फोटोग्राफ करा के जाता है, कहता किसी तरह मुझे मौका मिल जाए इस चोर के साथ मेरी तस्वीर आए। तुम्हें तो चाहिए यार, आजाद मुल्क में रहते हो, उनको जूते मारो वहां, उनके खिलाफ कंपेन करो, उनके खिलाफ जलसा बार खड़े होकर करो कि यार ये चोर आया हमारे हमारे मुल्क से, ये चोरी करके आया है। तो उनके साथ आप सेल्फियां खिंचाते हो, खुशामदे करते हो, उनके वो बॉडीगार्ड बन के लोहे के वो आयरन रॉड पकड़ के खड़े होते हैं उनके घर के बाहर, और आम लोगों को मुंह में लूंगी गालियां दे रहे होते हो। आप देखें रोज ये वायरल हो रही थी वीडियोस, और अपने मुल्क को आप गाली देते हो। जिस जो फॉरनर आता है, जो बंदा बात करता है, वो जी पाकिस्तान था तो कुछ नहीं जी, पाकिस्तान पाकिस्तान तो जी ये है। व्हाट नॉनसेंस यार। दिल हमारा भी दुखता है, मैं ये नहीं, फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ सब अच्छा है। तो भाई आप ठीक करो ना, हमसे नहीं हो रहा, आप आ जाओ, आप करो। आ नहीं सकते तो वहां से पैसा भेजो, इन्वेस्ट करो, फैक्ट्रियां लगाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। इंडियन बगैर पासपोर्ट की भी जिम्मेदारी लेता है, और आप पासपोर्ट के साथ भी जिम्मेदारी नहीं लेते हो। सिर्फ गालियां, सिर्फ बातें और चापलूसियां, बड़े बड़े चोरों की चापलूसियां, उनके साथ तस्वीरें तस्वीरें खिंचा के, और फिर मतलब जो है वो तस्वीरें आपने अपनी लगाई होती हैं ड्राइंग रूमों के अंदर। क्यों जी, मैं अगर कोई बात अली जी रजा भाई गलत कह रहा हूँ तो मुंह नहीं पे जी, बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं। ऐसे ही है, रियलिटी है, इट्स रियलिटी। तो मैं वही बात कहता होता हूँ बाबा बुल्ले शाह की, मैं उसी पे क्लोज करूंगा। बुल्ले आशिक हो यार अबदा ते मलामत हो बेलख, बुल्ले आशिक हो यार अबदा ते मलामत हो बेलख, तेनू काफर काफर आख दे दुआ हुआ हुआ। मैं तो वो बात करूंगा जो मेरे दिल से निकलती है, जो मुझे ठीक लगती है। अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं दुरुस्त बात करूं। तो मैं आप सबको, वो जितना भी कोई भी एक जुमला पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से पहले बाहर गोरों के सामने या इंडियंस के सामने या उन लोगों के सामने, सबसे पहले उस पासपोर्ट को सरेंडर करो। ये मेरा आपको एक मशवरा है। फिर आप ठीक है, फिर आपको हक है, एक जर्मन को हक है, एक ब्रिटिश को हक है कि वो कहे, या किसी अमेरिकन को हक है कि यार ये पाकिस्तानीज आर नॉट गुड और दिस नॉट। इतने अंग्रेज बनते हो तो पासपोर्ट छोड़ दो भाई, क्यों जी। जी बिल्कुल, वो भी आपका नहीं कोई छोड़ना। मैसेज है तो आप जरूर दें, या इस पर कोई रिएक्शन देना चाहें, क्योंकि आप सामने बैठे हुए हैं, ओवरसीज भी हैं, तो मैंने कहा आप भी कोई रिएक्शन दें कि मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे रोकें। जी एक्चुअली बात यह है कि हम लोग अगर ऑनेस्ट हो जाएं और लालच छोड़ दें तो हर फील्ड में हम आगे हो सकते हैं। ये दो चीजें हम छोड़ते नहीं हैं, लालच और डिसऑनेस्टी, और इसी की ये ही अली भाई बेबरकती। मैं एक बात छोटी सी कहता हूँ, ये पाकिस्तान के हाल यही है। कोई बंदा बाहर बैठकर कोई बंदा कहे यार मेरे अब्बा जी की शर्ट गंदी है, उसमें 4 होल भी हैं, ठीक है ना, मैं देखो कैसी शर्ट पहनता हूँ, क्रिस्प शर्ट पहनता हूँ मैं जी मैं मैं हैरट्स की शर्ट पहनता हूँ इंग्लैंड में, वो कहे लंदन में, और अब्बा जी जो है वो फटी हुई शर्ट पहनते हैं। तो यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, तुम्हारे अब्बा जी हैं। तो मेरा मकसद, मैं ये देखें, हम नालायक होंगे जो लोकल्स जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ओवरसीज, ना मैं अपने पॉलिटिशियनों की तरह भिखारी बन के भीख मांगूंगा कि जी भीख भीख दे दो, खुदा का वास्ता है भीख दे दो, मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ क्रिएट नो एड। आप अपने मुल्क को उठाओ ना, आप हॉस्पिटल्स बनाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे स्कूल्स बनाओ। आप पता है क्या, वहां गुनाह कर करके जब बोझ जमीर पे बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो सबसे बड़ी जो नेकी होती है वो साउंड सिस्टम किसी पिंड की मस्जिद में लगा देना। That's all bit mostly overseas Pakistanis are doing. तो भाई अगर आप प्रिविलेज हो तो आप स्कूल खोल दो, डिस्पेंसरी खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, जो कलेक्टिव एफर्ट कर दो, फंड रेजिंग करो, मुल्क में एजुकेशन करो, बच्चों को स्कॉलरशिप दो। जो काबिल लड़के हैं, कहो जी हम एक लड़के को 10 लड़कों को हम पढ़ाएंगे, आए अमरीका आए, आगे हार्वर्ड में पढ़े, और फिर पाकिस्तान जाए, जाके खिदमत करें। सो डू समथिंग यार, क्रिटिसिज्म इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। बैठकर गालियां देना तो दुनिया का आसान तरीन काम है, जिससे मर्जी आप ऐप निकालने शुरू कर दें और गालियां देनी शुरू कर दें। तो मुल्क को अच्छा मुल्क के वासी बनाते हैं, बाहर से लोग आकर नहीं बनाते। अल्लाह ना करे कि कभी बाहर के लोगों के कंट्रोल में मुल्क आ जाए, तो वो फिर आपका मुल्क नहीं रहता, फिर आपके पास जमीन नहीं रहती। तो ये वो जन्म भूमि भूमि है, ये वो जमीन है जहाँ आपके बड़ों की कब्रें हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप यहाँ से गए हैं, तो आपका हक है। बाकी आप अपना आपको बेहतर समझते हैं, अल्लाह हम सबको दुरुस्त फैसले करने की और सही बात कहने और सुनने की तौफीक दे। हाँ तो ले अली रजा भाई, बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके।
زندگی رہی تو پھر بات کریں گے. آج ذرا میں زیادہ ہی انشاءاللہ. مشکل ہو گیا. اور مجھے ایکچولی بڑی تکلیف ہوتی ہے یار یہ چیزیں دیکھ. کئی بار میں مطلب جی مجھے خود لگتا ہے کہ میں زیادہ بول جاتا ہوں, زیادہ کہہ جاتا ہوں, پر خدا کی قسم جو کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں. کوئی منافقت, کوئی میرے درمیان دین میں کوئی وہ چیز نہیں. سو خوش رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اور آج امید کرتا ہوں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی اس کو دیکھیں گے وہ یہاں پاکستان کی ذمہ داری لیں گے, یہاں پھر وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ سرنڈر کر دیں. بوتھ ویز اٹ از گڈ. لو اور لیو پاکستان, میرا یہی میسج ہے.